नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, जो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उज्ज्वला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे त्वचा से संबंधित रोग के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल लगा सकते हैं और सीधा डॉक्टर उज्ज्वला से बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर उज्ज्वला, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि त्वचा रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स हर एज में होती हैं और मुझे लगता है कि हर एज में कई कारण होते होंगे। उन कारणों के बारे में, मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? जी, बिल्कुल। त्वचा, जैसा हम जानते हैं कि हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये सबसे ज़्यादा बाहरी वातावरण से एक्सपोज होता है। उम्र के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव पे हमारी स्किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करती है। जैसे हम बचपन में हमें डिफरेंट टाइप के एलर्जीज होती हैं, बट हम अब अपना जो केयर करते हैं वो उतना अच्छा नहीं करते स्किन का, इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे जैसे हम उम्र के अनुसार बढ़ते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी स्किन में बहुत होती है, जिससे भी आपको बहुत तरह के एक्ने या फिर एज रिलेटेड स्पॉट्स हो सकते हैं या एलर्जीज हो सकती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, हमारी स्किन का ऑयल प्रोडक्शन कम होता जाता है और हमारा रिपेयर कम हो जाता है, तो स्किन ज़्यादा परेशान करती है, सूखी रहती है, ज़्यादा एक्जिमा या खुजली की परेशानी हो सकती है आपको। जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें पिंपल्स या एक्ने की समस्या की, तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा होती है और खासकर कि बहुत से लोगों में ये कॉमन होती है। अगर टीनेज लाइफ की बात की जाए तो पिंपल्स और एक्ने टीनेज में कॉमन होते हैं, लेकिन आजकल हर एज ग्रुप में पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है इसके पीछे का कारण? जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम पहले कहते थे कि टीनेज में एक्ने ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस उस वक्त आपका बॉडी पे चल रहा होता है। बट अब हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा खान पान है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। ऊपर से हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा ऑयल सिक्रीशन अबनॉर्मल हो गया है, पोर्स ब्लॉक रहते हैं, स्ट्रेस भी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारा एक्ने इरप्शन बढ़ते जाता है। इसके अलावा हम अपना बाल बहुत गंदा रखते हैं या फिर नहीं साफ करते, या डैंड्रफ की परेशानी ज़्यादा हो तो भी एक्ने इरप्शन होता है। आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर एज ग्रुप में एक्ने देने के लिए। जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें, जैसा आपने कहा कि मेकअप, तो क्या जो फीमेल्स हैं खासकर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करते हैं, क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मेकअप प्रोडक्ट्स के लगातार यूसेज से भी ये प्रॉब्लम होती है? जी, बिल्कुल। खास के हम जब भी मेकअप यूज़ करते हैं, पहले तो ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ करें, और यदि हम अपने चेहरे पे मेकअप लगाते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक चेहरे पे लगाए न छोड़ें। रात में खास के मेकअप ज़रूर एक अच्छे से साफ कर ले और स्किन को मॉइस्चराइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर हम बात करें बच्चों में होने वाली समस्याओं की, खास करके छोटे बच्चे या नवजात बच्चों में जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं और क्या कारण होता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? जी, छोटे बच्चे क्योंकि अब इतने नाजुक होते हैं, बहुत 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर रहते हैं, वो तुरंत से बाहर आते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में उनकी स्किन सेटल नहीं कर पाती, उनका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बहुत बढ़ जाता है, तो वो अपनी नमी मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को चाहिए कि उनका बार बार मालिश किया जाए एक अच्छी क्रीम से। तेल सभी बच्चों को सूट नहीं करता, तो वो इंडिविजुअल बच्चों के हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग करना है तो मालिश करके बच्चों को नहला देना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मॉइस्चराइज रखेंगे, हल्के सूती वस्त्र पहनाएंगे, कवर्ड रखेंगे, बच्चों में स्किन की परेशानी कम होगी। बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े के काटने से या मच्छर के काटने से भी उनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन होता है। और कुछ बच्चे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं ड्राई स्किन के लिए, जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा स्किन की परेशानी हो सकती है।
जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें बच्चों में होने वाली कॉमन समस्याओं की, तो जैसे डायपर डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फिर स्कैबीज़ की बात हम करते हैं, और इंसेक्ट बाइट एलर्जी, जो आपने अभी कहा कि इंसेक्ट बाइट से भी उनको काफ़ी एलर्जीज होती हैं। इनका इलाज कैसे किया जाता है और क्या ये बच्चों में आजकल ज़्यादा कॉमन है? जी जी, आजकल खासकर जो छोटे बच्चों में पे हम लोग ज़्यादा डायपर का उपयोग करते हैं ताकि वो गीले ना रहे। तो डायपर डर्मेटाइटिस बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गया है। बस आपको ध्यान ये देना है कि डायपर को बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को न पहना के रखें। एक डायपर 4 घंटे काफ़ी होता है, फिर आप बदल दीजिए, आप दूसरा साफ डायपर यूज़ करिए। बच्चे की स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखिए, एक एंटी फंगल पाउडर ज़रूर लगाएं, और एक जिंक क्रीम लगाने से आपके बच्चों को डायपर डर्मेटाइटिस की परेशानी कभी नहीं होगी। इसके अलावा स्केबीज यूजुअली बड़े से छोटों को हो जाता है, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है, एक दूसरे को छूने से फैलता है। एक प्रकार के कीड़े की एलर्जी है। छोटे बच्चे इससे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो उनके पूरे सिर से लेके पाँव तक इन्वॉल्व कर सकता है। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि अपना हाइजीन अच्छा रखना है। अगर किसी को घर में स्केबीज है तो उसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए, तभी उनके पास बच्चों को दें, नहीं तो ना दें। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट रिएक्शन जो आपने पूछा, ये यूजुअली सेंसिटिव स्किन वाले बच्चों को होता है, जो कि एलर्जिक पोटेंशियल उनका हाई होता है। तो किसी भी प्रकार के मच्छर, कीड़े या कोई भी खटमल के काटने से बच्चों को एक ही मच्छर काटेगा, बट आपके पूरे बॉडी में रिएक्शन होता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और अगर ध्यान न दिया जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर पस्ट्यूल्स भी बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को पूरे बाह के कपड़े पहनाने चाहिए। जब भी वो सोए उनको मच्छरदानी में ज़रूर सुलाएं, और कीड़े मकोड़े से दूर रखें। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें स्किन टैन हो जाने की, टैनिंग मुझे लगता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे ही अभी समर सीजन आएगा तो लोगों की कई जगह की जो स्किन है वो काली पड़ जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, विस्तार में जानना चाहेंगे। जी जी, सबसे पहले तो अगर हम धूप में जाएंगे तो हम टैन तो होंगे ही, लेकिन हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी जाएंगे तो भी हम टैन होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब भी दिन में एज अ रूटीन, जैसे आप मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है स्किन को, वैसे ही सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन सिर्फ धूप से बचाने के लिए नहीं है, वो आपके सारे रेडिएशन से आपको बचाता है और टैन नहीं होने देता स्किन को। एक अच्छी मोटी लेयर लगनी चाहिए आपके सनस्क्रीन की आपके चेहरे पे, सो दैट आपका फोटो इफेक्ट कम हो स्किन पे। इसके अलावा यदि आप टैन हो ही गए हैं तो आप सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करिए, मॉइस्चराइज करके रखिए। होम रेमेडीज़ में आप दही बेसन का उपयोग कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा डी टैन होता है, जो घरेलू नुस्खे के हिसाब से किया जा सकता है। बट यदि टैन की परेशानी ज़्यादा हो और न जा रही हो तो फिर डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, अब एक्जिमा की बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल छोटे बच्चों में भी एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि शुरुआत एक्चुअली बचपन से होती है, जेनेटिक होती है। अटोपिक होते हैं बच्चे और उनका बैरियर फंक्शन अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स उनकी स्किन की हाइड्रेशन लेवल अच्छी नहीं होती, स्किन रूखी रहती है। तो जब हम अपने बचपन में, क्योंकि बच्चे अपना ध्यान खुद नहीं रख पाते और पेरेंट्स भी नहीं रखते, तो फिर स्किन बहुत ड्राई होती है। सबसे पहले एक्जिमा शुरू होने से पहले आपकी स्किन वहाँ पे ड्राई होकर फटनी शुरू हो जाएगी, आपको हल्की खुजली होगी, आप उसका ध्यान नहीं रखते, आप खुजलाते जाते हो तो वो एक्जिमा का रूप ले लेता है। उसी में सूखा एक्जिमा और गीला एक्जिमा होता है। गीला जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, बहुत खुजला देते हो, तो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको बचाने का तरीका ये है कि आप अपने शरीर पे बार बार क्रीम लगाइए, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, या फिर नहा के तुरंत 3 मिनट के भीतर नारियल का तेल या जैतून का तेल पूरे बदन पर लगाइए। ये भी आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करेगा। इसके अलावा खान पान में फल सब्जी का उपयोग ज़्यादा करिए। जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें पीडियाट्रिक स्किन कंडीशंस, तो ये क्या होती हैं, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मिथ्स भी हैं लोगों के मन में। तो पीडियाट्रिक स्किन कंडीशंस क्या होती हैं? हाँ जी जी, पीडियाट्रिक स्किन कंडीशन नॉर्मल वही कंडीशंस होती हैं जो छोटे बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन अलग होती है तो उनकी प्रेजेंटेशन अलग होती है, वो दिखती दूसरे तरीके की हैं। बट यही परेशानियां बड़े होकर दूसरा रूप ले लेती हैं, तो हम बड़े लोगों की परेशानियों के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, बट बच्चे भी
इन्हीं परेशानियों के दूसरे रूप से परेशान रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, गर्दन पे उनके कैंडिडल इन्फेक्शन हो जाता है मॉइस्चर रहने से या जहाँ पसीना ज़्यादा चलता है। इंटरट्राइगोस होते हैं, जैसा हमने बात किया, डायपर डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमास होते हैं, ड्राई स्किन होती है, बच्चों को इंसेक्ट बाइट रिएक्शन होगे, फुल बॉडी रिएक्शन होगा। छोटे बच्चों को जो पैदा होते हैं उनके सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल जमा रहता है, जिसको हम क्रैडल कैप बोलते हैं। छोटे छोटे दाने हो सकते हैं छोटे बच्चों को। मोलस्कम बहुत कॉमन बीमारी है छोटे बच्चों की। फंगल इन्फेक्शन बालों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके कारण बच्चों के बाल झड़ जाते हैं या घाव बन जाते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन गर्मी के सीज़न में आप देखोगे छोटा सा घाव होता है और बहुत तेज़ी से पूरे चेहरे पे फैल जाता है, जो कि इम्पेटाइगो बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों की। इसके अलावा और भी बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको वैसे वैसे परेशानियां होती हैं। मोलस्कम्स हो सकते हैं, वॉर्ट्स हो सकते हैं उनको, और बड़े होते हैं तो फिर टीनेज में उनके स्ट्रेस के कारण एक्ने बढ़ेंगे, बाल झड़ेंगे और कॉम्प्लेक्शन डल होती है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जो छोटे बच्चे पैदा होने से लेकर टीन एज तक में फेस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें जैसा कि आपने कहा कि डाइट का, खान पान का असर स्किन पर सीधा पड़ता है मुझे लगता है, तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए कि हमारी स्किन हेल्दी बनी रहे? जी 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 बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना हो सके अंकुरित अनाज लें, थोड़ा खीरा टमाटर यानी सैलेड पार्ट लें। हर वो चीज़ जो हम कच्ची खा सकते हैं उनको साफ़ सुथरा कच्चा खाना चाहिए। फल खूब खाना चाहिए, बादाम बड़े वाले, अखरोट ये ज़रूर खाएं। खजूर, किशमिश, मुनक्के ये सब बालों के लिए अच्छे होते हैं। अखरोट खास के स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छे होते हैं, ये ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। बाकी फल सब्जी हर कुछ खाना चाहिए ताकि स्किन अच्छी रहे। अंडे बहुत अच्छे होते हैं खास के बालों के लिए या ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी के लिए भी। जी डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें हेल्दी स्किन रूटीन की, तो क्या कुछ खास करके जो फीमेल्स अभी हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो एक हेल्दी स्किन रूटीन के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक प्रोसेस होता है मुझे लगता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर लगाने का। इसके अलावा और क्या स्किन रूटीन में हम जी शामिल कर जी सकते हैं? जी जी सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जो CTM लोग डिस्कस करते हैं उसमें टोनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं करिए तो भी बेहतर है। सबसे इम्पॉर्टेंट माइल्ड क्लिनजिंग करनी चाहिए। चेहरा 2 बार साबुन से धोना या फेस वॉश से धोना मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपने बहुत पॉल्यूशन में फेस करा है, आप पानी से धो लीजिए। क्लिनस करने के बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने स्किन टाइप के अनुसार आप मॉइस्चराइज करिए। इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सनस्क्रीन लगाइए। आप टोनर आपकी स्किन पे हो सकता है सूट करे या ना करे, सबके लिए नहीं होता, बट सनस्क्रीन आपने लगाना ही लगाना चाहिए, जो कि रेपिटेशन में होना चाहिए। इसके साथ बीच बीच में कभी कभी एक्सफोलिएशन भी ज़रूरी है ताकि आपकी जो डेड स्किन बिल्टअप है वो हट जाए। रात के वक्त अपना पूरा फेस मेकअप हटा के क्लेंस करके और एक मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग क्रीम लगानी चाहिए, सो दैट दिन भर का पोल्यूशन या स्ट्रेस का जो असर पड़ता है आपकी स्किन पे वो रिपेयर हो सके। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें मेलास्मा या झाइयों के बारे में, तो इसका क्या मुख्य कारण होता है, किस तरह से ये आ जाती हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। झाइयाँ यूजुअली हार्मोनल इन्फ्लुएंस से होती हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद उनको शुरू होती है, बट ये और भी कारणों से हो सकती है। यदि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो भी होगा, पेरीमेनोपॉजल लेडीज़ में भी होगा जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस चेंज होता है। ये मर्दों में भी देखा गया है जहाँ पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर या स्ट्रेस के कारण भी मेलास्मास बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो प्लीज़ उनको अवॉइड करें या कुछ उसका ऑल्टरनेटिव लीजिए। धूप से बचिए, और धूप ही नहीं, हर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपको दे रहा है, जैसे कि फ़ोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन या टीवी स्क्रीन, इवन किचन की लाइट्स भी आपका मेलास्मा बढ़ा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लाइट सोर्सेज जो कि आपको रेडिएशन से परेशान कर रहे हैं उनसे बचिए थ्रू सनस्क्रीन। इसके अलावा कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं या क्रीम्स होती हैं जो मेलास्मा कम करती हैं।
इसके अलावा हम केमिकल पील्स, लेज़र और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे मेलास्मा कम होता है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आपने बात की लेज़र ट्रीटमेंट की, तो मैं जानना चाहूँगी कि लेज़र ट्रीटमेंट से कितने प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स से हम निजात पा सकते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट कितना सफल रहा है, और क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लेज़र बहुत वैरायटी के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। लाइक अलग अलग स्किन कंसर्न के लिए होते हैं। एक्ने के लिए लेज़र एक्ने अलग होता है। एक्ने स्कार हटाने के लिए फ्रैक्शनल CO2, माइक्रोनीडल RF या फ्रैक्शनल RF यूज़ करते हैं, साथ में PRP थेरेपी भी करते हैं। इसके अलावा पुराने ओल्ड स्कार हैं या एजिंग स्किन है तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र या माइक्रोनीडल RF कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी झुर्रियाँ हैं या स्किन ढीली पड़ गई है या फिर स्ट्रेच मार्क्स हैं, उन जगह पे हम स्कार रिमॉडलिंग के लिए लेजर्स यूज़ करते हैं, जो कि अलग अलग वेराइटीज़ के होती हैं। जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल CO2 करते हैं, माइक्रोनीडल RF करते हैं, फ्रैक्शनल RF करते हैं, ये टाइटनिंग के लिए करा। इसके अलावा हम अनचाहे बालों को हटाने के लिए ट्रिपल वेव डायोड लेज़र का उपयोग करते हैं ताकि आपके बॉडी से अनचाहे बाल हटाए जा सके। ये लेज़र काफ़ी सेफ होते हैं। इसके अलावा मेलास्मा, फ्रेकल या तिल के निशान या गोरा करने के लिए या आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अगर डार्क हैं उनको लाइटन अप करने के लिए या पोर्स टाइट करने के लिए हम पिको लेज़र का उपयोग करते हैं, जिसका इंडिकेशन डिफरेंट होता है। ये आपके बहुत महीन अनचाहे बालों को भी हटा सकता है। सो मशीनें अलग अलग होती हैं, अलग अलग कंडीशंस में यूज़ की जाती हैं और ये काफ़ी सेफ होती हैं। ये फूड ड्रग अथॉरिटी के अंदर आती हैं, FDA अप्रूव्ड होती हैं, CE सर्टिफाइड यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड की होती हैं, तभी इनको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको पोस्ट ऑफ केयर दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्ड करते हो तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपको सिर्फ बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, एक कॉमन मिथ है, मुझे लगता है कई लोगों के मन में होता है कि आप जितने ज़्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्किन खराब होती है। ये बात कितनी सच है? जी, ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा मिथ है। एक्चुअली लोग ना आधे से ज़्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट तो पार्लर में ही लेते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कम ही लेते हैं, बिकॉज जो आपका स्किन एक्सपर्ट होगा वो आपको कभी भी स्किन खराब नहीं करके देगा। एंड पोस्ट ऑफ केयर आपके लिए हमेशा होती है, हर स्किन की अलग डिमांड होती है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है एंड उसका केयर अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा बेहतर होगी, खराब कभी नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात करें सोराइसिस की, तो ये क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? जी, सोरियासिस एक प्रकार का स्किन कंडीशन है जो कि क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें आपकी स्किन बहुत तेजी से बनती है। यूजुअली हमारी स्किन 4 हफ्ते में बदलती है, बट सोरियासिस में यह 4 दिनों में बदलना शुरू होती है। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैचेस बनते हैं जहाँ पे स्किन मोटी हो जाती है और मछली के स्केल्स के जैसे स्केल्स निकलते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए पैची स्किन होती है। क्योंकि ये एक तरह का इम्यून मेडिएटेड है बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। इसमें ध्यान ये देना होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट में देखा गया है कि आपका स्ट्रेस लेवल लाइफ में जब भी बढ़ता है, पहला इंसिडेंस आपका प्रेसिपिटेट होता है और आपका स्ट्रेस अगर कम होता है तो डिजीज़ कंट्रोल में अच्छे से जाती है। साथ में दवाइयाँ बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। स्किन को जितना आप मॉइस्चराइज करके रखिएगा उतना सोरियासिस कंट्रोल में रहेगा। बट हाँ, क्योंकि ये क्रॉनिक परेशानी है तो ये थोड़ा समय लगाती है, बट ये रेमिशन में भी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, हम तस्वीरों में देख रहे थे कि टैटू को किसी थेरेपी से, आई गेस लेज़र ट्रीटमेंट से टैटू रिमूव किया जा रहा है। क्या ये टोटली सेफ प्रोसेस होती है, और क्या कुछ होता है इस प्रोसेस में, जानना चाहेंगे? जी जी, ये टैटू रिमूवल होता है पिको लेज़र से, जो कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और टैटू रिमूवल में कोई भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप बिना नम किए कूलिंग के साथ हम टैटू रिमूव कर सकते हैं। 2 से 3 सिटिंग में आपके पूरे टैटू निकल जाएंगे एंड बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। एंड डाउन टाइम नहीं होता, आपको पोस्ट ऑफ केयर दिया जाएगा, फोटो प्रोटेक्शन रखिएगा, टैटूज बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो खास करके कौन सी ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स है जो कॉमन है आजकल? बात करें अगर टीनेजर्स की या एडल्ट की, तो क्या कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, अगर ज़्यादा बात की जाए, कॉमनली अगर बात की जाए तो?
जी, अभी तो टीनेजर्स में तो एक्ने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें फेस के एक्ने और बैक एक्ने हैं। बालों का झड़ना बहुत कॉमन है और डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बिकॉज ये केयर नहीं करते और शैम्पूइंग अवॉइड करते हैं। दूसरे स्ट्रेस का फेज़ है इनका, ये खाना पीना भी इसी वक्त ज़्यादा पार्टी वार्टी एंड पिकनिक्स करते हैं तो डाइट बढ़ जाती है, इनकी कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम एक कंसर्न है। दूसरे क्योंकि टीनेज आजकल वेट रिडक्शन बहुत करते हैं, तो इनका स्ट्रेच मार्क वाला पार्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि अब कम एज के लोगों में ही स्ट्रेच मार्क्स मिलता है, तो वो उसके लिए उनका एक कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरे डार्क सर्कल्स, बिकॉज ये सिस्टम पे बहुत होते हैं या फ़ोन पे बहुत होते हैं, डार्क सर्कल बहुत कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा उनको गोरा करने के लिए ज़रूर कंसर्न रहते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्शन और अच्छा हो जाए, बाल थिक हो जाएं, हेयर लाइन अच्छी हो जाए। इसके अलावा टैटूज़ ये बहुत बनवाते हैं, तो टैटूज़ बहुत निकलवाना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें पसंद नहीं है या डिज़ाइन बदलना है या फिर कुछ और पर्सनल कंसर्न्स हैं। तो डॉक्टर उज्ज्वला, अगर बात की जाए आजकल के प्रॉब्लम्स की, तो मुझे लगता है कॉमनली ये डार्क सर्कल्स, एक्ने और जितने भी ब्लेमिशेस, मेनली मुझे लगता है ब्लेमिशेस भी आजकल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्किन का, तो इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है? क्या कुछ हम कर सकते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम अपना खान पान का ध्यान अच्छा रखेंगे, हम अपनी स्किन क्लीन रखेंगे और हम मॉइस्चराइज खूब करेंगे। एक्ने प्रोन स्किन को मॉइस्चराइज़र थिक नहीं लगानी चाहिए, हल्की लगानी चाहिए। आप अपना बाल अगर साफ़ रखते हैं और तेल कम लगाते हैं या थोड़ी देर में लगा के धो देते हैं, तो आपके चेहरे पे दाने कम आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खान पान में फल सब्जी का उपयोग ज़्यादा करना है ताकि आपका बॉडी का हीलिंग पावर अच्छा रहे, स्किन जल्दी रिपेयर हो जाए। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी एक जो मैं बताना भूल गई, फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है लोगों में, तो बदन को हमें सूखा रखना है, रूखा नहीं रखना। सो वी नीड टू, हमें मॉइस्चराइज करना है स्किन को, बट नमी नहीं रहने देना है और बॉडी ढीले कपड़े पहनने हैं सो दैट वेंटिलेशन प्रॉपर हो बॉडी का। बिल्कुल। और अगर बात करें छोटे बच्चों की, तो उनकी स्किन का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स जब पेरेंट्स चुनते हैं तो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, तो किस टाइप के प्रोडक्ट, क्या कुछ उसमें कंपोनेंट्स होने चाहिए जो मेनली उनको देखने चाहिए? जी जी, एक्चुअली बेबी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप वो पावा और पामा फ्री होने चाहिए, और दूसरे की उनमें ज़्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे एलर्जिक होते हैं। जो बच्चे एटोपिक होते हैं उनको खुशबू वाले प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तो ज़्यादा खुशबू वाले पाउडर या क्रीम का उपयोग ना करें। बैरियर रिपेयर क्रीम्स लगाएं। मालिश अगर करते हैं तो तेल की मालिश के बाद उनको नहला ज़रूर दें या तेल हटा दें। मॉइस्चराइजिंग लोशंस अच्छे होते हैं बॉडी के लिए क्योंकि वो वाटर अंदर ले जाते हैं, बट यदि आप मालिश करना पसंद करते हैं तो नहलाने से पहले करें। बाल ज़रूर बच्चों के धो दिया करें, क्योंकि बालों पे जितना ज़्यादा गंदगी होगी वो चेहरे पे उतना उनको परेशान करेगा। बच्चों को हमेशा सूती कपड़े पहनाएं, पाँव में मोजा ज़रूर डाल के रखें, बिकॉज वो इंसेक्ट डर्मेटाइटिस से बचाएंगे। इसके अलावा उनका खान पान का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, थोड़े फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाएं, सो दैट उनका अंदर से स्किन का हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर उज्ज्वला, अंत में आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अच्छा खाना खाते हैं, लाइक फल सब्जी खाते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, तो आपके स्किन और हेयर हमेशा शाइन करते रहेंगे, ग्लो करते रहेंगे। जी डॉक्टर उज्ज्वला, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और स्किन रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम्स की आपने हमें ट्रीटमेंट्स बताया, साथ ही बहुत कुछ जानकारी हमें मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।